हेलो एवरीवन, क्या अभी क्लियर है? आप लोग जुड़ चुके हैं लाइव में? हेलो एवरीवन, क्या अभी क्लियर है? आप लोग जुड़ चुके हैं लाइव में? ओके अंकिता, नील, पंकज, यस सर क्लियर है, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहे थे ना, देखो, आप लोग को नोटिफाई करने के लिए शेड्यूल किया जाता है क्लास को, ठीक है। तो मैंने शेड्यूल करा था और ऑटोमेटिक 9:30 जैसे बजेगा 9:30 वो क्लास में टेक क्लास करूँगा और वहाँ पे सारे बच्चे आप लोग ज्वाइन करके और लाइव क्लास में आ जाइएगा। सेम चीज़ मैं कर रहा था, लेकिन पता नहीं वो लाइव हो नहीं पा रहा था। अभी क्या इशू आ रहा था वो ऐप के साथ, तो मुझे फिर से और एक क्लास को शेड्यूल करके लॉगिन करना पड़ा और फिर मैं यहाँ पे आया आप लोग के लिए, राइट। तो गुड इवनिंग एवरीवन, नील, राकेश, गगन गुड इवनिंग, पंकज गुड इवनिंग, अंकिता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक का हम लोग का स्ट्रेंथ नहीं फुल हुआ है, 20 बच्चे आने वाले थे। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, हम लोग लाइव आ चुके हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक सारे अभी तक जुड़ चुके होंगे, है ना। सारे जुड़ चुके होंगे, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर आइसोलेटेड सिस्टम एक बार फिर से बता दीजिए। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम होता है जहाँ से ना तो मास और ना ही एनर्जी ट्रांसफर करता है सिस्टम से बाउंड्री, ठीक है। यानी कि बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, सिस्टम से सराउंडिंग जो है बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं जा पाता है। मैं 3 तरह का सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। एक हो जाता है मेरा ओपन सिस्टम, है ना। एक हो जाता है मेरा क्लोज सिस्टम और एक हो जाता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन में क्या होता है कि एनर्जी भी और मास भी मेरा आ जा सकता है। क्लोज में क्या होता है कि एनर्जी आ जा सकता है लेकिन मेरा मास आ जा नहीं सकता है। और आइसोलेटेड में तो मास आता है ना ही मेरा एनर्जी आता, बस ये तीनों में अंतर था, है ना। यही तीनों में अंतर था आइसोलेटेड। जैसे आपका परफेक्ट इंसुलेटेड जो थर्मल फ्लास्क लिया जाता है ना, जिसमें हम लोग ठंडा या गर्म पानी रखते हैं, उसको परफेक्ट बना देंगे तो वो मेरा आइसोलेट कहलाएगा। क्लियर माई पॉइंट है नॉट। तो वो हो गया मेरा आइसोलेटेड का एग्जांपल। यूनिवर्स भी हम लोग आइसोलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में क्या होता है, बाउंड्री। भाई बाउंड्री को क्रॉस कराना मास और एनर्जी, तो मेरा बाउंड्री होता ही नहीं यूनिवर्स का। क्योंकि यूनिवर्स मतलब पूरा जो भी जितना चीज़ हम लोग को पता है उसी को यूनिवर्स बोल देते हैं, है ना। उसमें सारे प्लेनेट, सारे स्टार, सारे जितने भी अलग अलग गैलेक्सी वगैरह है सब कुछ आ जाएगा। तो दैट्स वाई यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड मान के चलते हैं। किनका क्वेश्चन था आइसोलेटेड सिस्टम वाला? रूबी जैन का। क्या रूबी जैन आपको क्लियर हो गया? आइसोलेटेड मतलब आइसोलेटेड जहाँ से ना तो मास ना ही एनर्जी मेरा सिस्टम से सराउंडिंग की ओर आता है ना जाता है, मतलब बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। क्लियर? कोई नहीं करेगा। उसके अंदर जो भी चीज़ है एनर्जी और मास वो फिक्स रहने वाला है। ये ना तो जाएगा ना ही आएगा। एनर्जी और मास अगर सराउंडिंग में, ना तो ये आएगा, है ना, और ना ही इधर से ये जाएगा। क्लियर? ये चीज़ आपका होगा क्लियर। ओके डियर। तो स्टार्ट करते तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे, बेसिक डेफिनेशन देखे थे, फिर हम समझे थे सिस्टम क्या होता है। जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं, वो मेरे लिए सिस्टम कहलाता है, ठीक है। फिर मेरा बाउंड्री होता है जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है। बाहर का होता है सराउंडिंग, आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ है उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ऐड करके यूनिवर्स बन जाता है ना। यूनिवर्स बन जाता है। सर 8 बजे का जो कंटेंट पढ़ा है वो रिपीट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, है ना। 8 बजे वाला जो भी पढ़ा है वो रिपीट करेंगे। क्लियर? आप टेंशन बिल्कुल ना लो। तो मैं क्या बोला, सिस्टम पढ़ाया था, बाउंड्री पढ़ाया था, सराउंडिंग पढ़ाया था, यूनिवर्स पढ़ाया था। फिर हम लोग सिस्टम का टाइप देखे थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम, ये हम लोग देख चुके थे। बाउंड्री का भी बात किए थे कि बाउंड्री मेरा रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, फिक्स होता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। ये सब देख चुके थे। कुछ सिस्टम आपको बचा हुआ था जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम। क्या हो रहा है, प्लीज अपलोड दी नोट्स दिस यूनिट। मैं कर दिया हूँ डियर। अखिलेश आप प्लीज चेक करो, मैं आपका यहाँ तक का कर दिया हूँ। इससे पहले तक का, अभी का क्लास जो मैं आज लेने वाला हूँ इसका तो इसके बाद करेंगे ना, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग का पीडीएफ नोट्स, वीडियो, हर एक चीज़ मैं आप लोग को ऐप में डाल चुका हूँ। आप अगर आप नहीं चेक किए हो तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना, मैं आज डाल दिया हूँ, है ना।
मुझे लग रहा है 2-3 बजे के आसपास में डाल दिया हूँ। क्लियर। देखो होता क्या, आप अगर सोचते हो कि मैं तुरंत क्लास लूंगा, तुरंत पीडीएफ डालूंगा, तो होता क्या आप लोग का क्लास लेते लेते रात हो जाता है। ठीक है, 11 साढ़े 11 बज जाता है। और मैं अभी भी, क्योंकि अभी मैं आप लोग का जस्ट एक क्लास लिया चाणक्य बैच में, तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं पूरा शेड्यूल बिजी रहता है, तो थक भी जाते हैं, डिनर वगैरह करते नहीं है ना। तो हम भी तो इंसान ही है ना, तो मुझे आराम वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है और काम होता है मेरा, है ना, और क्लासेस लेना होता है, अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो काफ़ी शेड्यूल बिजी होता है, जिसके वजह से मुझे जब टाइम मिल पाता तभी मैं करता हूँ। राइट, समझ रहे हो, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करें क्लास को। तो मैंने इन दोनों के बारे में आपको छोड़ा था, सिस्टम के बारे में बताना, तो इसको पहले समझ लो। एक हो जाता है मेरा होमोजीनियस सिस्टम, एक हो जाता है मेरा हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम। होमो मीन्स क्या होता है, सेम होता है। सेम मतलब सिर्फ एक ही फेज रहेगा। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि मैटर जो होता है, मैटर बोलते हो पदार्थ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ वेट होता है ना, जिसका कुछ मास होता है और जो ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर होता है। मैटर इन दी सिस्टम एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। जब मेरा जो सिस्टम पे जो मेरा मास रहेगा, है ना, मैटर रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा एक फेज में रहेगा, तो उसको होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे मान लो सिर्फ बात करो किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, जैसे मान लो आइस है, वाटर तीनों फेज में पाया जाता है, तो सिर्फ आइस का स्टडी कर रहे हो आप, तो आपके लिए सिस्टम क्या हो गया, आइस हो गया। आप आइस में हीट देने के बाद वो वाटर में जा रहा है, लेकिन आप स्टडी करो आइस के बारे में कि उसमें कितना हीट दिए तो मेरा कन्वर्ट हुआ आपके लिक्विड में, तो हो गया एक फेज के बारे में हो गया स्टडी, तो वो कहलाएगा मेरा होमोजेनियस सिस्टम। अगर वो सिर्फ पानी में, हर पानी में आप हीट देके क्या करो, उसको वेपर में कन्वर्ट करो, या फिर उसको आप ठंडा देके यानी हीट निकाल के उसको आप क्या करो, फ्रीज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लिक्विड का स्टडी कर रहे हो, तो वो आपका होमोजीनियस हो गया। या सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में देख रहे हो, तो वो आपका होमोजीनियस हो गया। मतलब सिंगल फेज में आपका सिस्टम पाया जाता है। अगर बात करेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है कि वैसा सिस्टम, है ना, जिसमें जो मैटर होता है, मैटर बोलते हैं पदार्थ, है ना, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ हो सकता है, वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा फेज में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस सिस्टम। उसको क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप क्या करते हो, गर्मियों के दिनों में पानी में बर्फ डालते हो, तो पानी में आप बर्फ डाल दिए, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया, क्योंकि वहाँ पे 2 फेज आपको नजर आ रहा है। ये मेरा ग्लास है और ग्लास में पानी पहले से भरा हुआ, और आपने क्या करा, आइस क्यूब डाल दिया, क्योंकि भाई बहुत गर्मी लग रहा है, तो गर्मी लग रहा है, तो आपने यहाँ पे आइस क्यूब डाल दिया। तो आइस क्यूब जो आपने डाल दिया, ये क्या हो गया, मेरा सॉलिड फेज में ये, तो ये सॉलिड हो गया, और वाटर जो है वो मेरा लिक्विड में हो गया। तो सॉलिड और लिक्विड यानी कि डबल फेज है, तो इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस। इसमें ट्रिपल भी हो सकता है सर, मतलब सिंगल फेज में कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंगल फेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में होना चाहिए, एक ही फेज में होना चाहिए, वो फेज बार बार चेंज नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द स्टडी। हाँ, हीट दे के कर रहे, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, लेकिन अगर लिक्विड है तो लिक्विड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं लिक्विड लेके आ रहा हूँ कि भाई मैं लिक्विड के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ, और घर आता था पता चला सॉलिड हो गया, तो वो गलत हो जाएगा ना। एक ही फेज में होना चाहिए। बाकी आप भाई वैसे तो आप मान लो आप आयरन के बारे में देखना, चलो लोहा, लोहा भी सिंगल फेज में, अब उसको प्रेशर टेम्परेचर देके वो भी तो लिक्विड कर ही सकते हैं, गैस कर ही सकते हैं, लेकिन जब स्टडी कर रहे हैं तो मेरे लिए वो सॉलिड में होना चाहिए। क्लियर। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, एक साथ ही 2 या 2 से ज्यादा फेज में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि आप शरबत बना रहे हो, शरबत में आइस डाल दियो, बर्फ डाल दियो, तो बर्फ भी है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। क्लियर। तो ये आपको दोनों फेज देखने को मिल रहा है। तो मैटर इन अ सिस्टम एग्जिस्ट इन 2 और 3 फेज, इसको कहते हैं हम लोग क्या, हेट्रोजीनियस सिस्टम, जैसे 2 और मोर फेज एक साथ है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तो हो गया होमो और हेट्रो। क्लियर हो गया ना, है ना, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए ओके डियर, अब हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में। देखो अभी तक मैंने टोटल चीज़ों के बारे में आपको समझा दिया, क्या बेसिक बेसिक चीज़ें, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, सराउंडिंग क्या हो जाता है, यूनिवर्स क्या हो जाता है, टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है, एंड टाइप ऑफ बाउंड्रीज क्या हो जाता है। नाउ अब बारी आता है कि सर जी थर्मोडायनामिक्स हम लोग स्टडी करते हैं, किसी भी सिस्टम का स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने का अप्रोच क्या होता है, अप्रोच यानी किस तरीके से पढ़ेंगे। एक हम कोई भी चीज़ को पढ़ने का, किसी भी चीज़ को तैयारी करने का एक तरीका होता है ना, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे सर, वो मुझे बताइए। तो बेसिकली अब जो मैं बताने वाला हूँ, ये तरीका क्या हम लोग यूज करते हैं, कौन किस टेक्निक का, किस अप्रोच का यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए। तो इसमें हम लोग 2 टेक्निक का या फिर 2 अप्रोच का यूज करते हैं। 3 फेज का एग्जाम्पल, 3 फेज में कोई भी है, मान लो आपने क्या करा है
कि आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, आप पानी को गर्म करो और उसमें आइस भी डाल दियो, आइस भी डाल दियो, पानी को गर्म भी करो, तो एक ही साइड में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस होके वेपर भी बन रहा है ना, कुछ वेपर भी आपको देखने को मिलेगा ऊपर में, नीचे में पानी भी है, और आपने डाला क्या है, आपका डाला गया है आपका आइस, तो तीनों फेज हो गया। फिर एक काम करो ना, दाल दाल को आप गर्म करो, आप लोग दाल खाते हो कि नहीं, दाल चावल वगैरह है ना, दाल चावल दाल रोटी, तो आप दाल बनाना, तो दाल में क्या, दाल सॉलिड में है और पानी आप डालो तो लिक्विड में है, और उसको गर्म गर्म कर रहे हो तो वेपर भी कन्वर्ट हो रहा है, तो पूरा सिस्टम को अगर ले लेते हैं जहाँ पे दाल बना रहे हो है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे गैस वेपर में भी है, लिक्विड भी है, और आपका सॉलिड भी है, तो हो गया ना ये मेरा पूरा पूरा हेट्रोजेनियस सिस्टम कहलाएगा। क्लियर, समझ गए ना, बस इस तरह का है ना, एकदम रियल लाइफ में आप देख सकते हो, ये सब चीज़ का ऐसा बात नहीं है, तो हर जगह देखने को मिलता है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे किसके बारे में, कि हम लोग थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर जो करते हैं उसका क्या टेक्निक होता है, तो उसका टेक्निक या अप्रोच हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है मेरा माइक्रोस्कोपिक व्यू और एक हो जाता है मेरा मैक्रोस्कोपिक व्यू। क्या होता है इसका मतलब, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते होंगे और ये तो सुने होंगे ना, एक माइक्रोस्कोप रहता है, तो माइक्रोस्कोप से देखा क्या जाता है, देखो दो स्कोप बहुत ही फेमस है, एक होता है टेलीस्कोप, एक होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से क्या देखा जाता है, जैसे आप बैक्टीरिया को देखना चाहोगे, वायरसेस को देखना चाहोगे, ब्लड सैंपल देखना चाहोगे है ना, किस ब्लड ग्रुप का है, एकदम छोटा छोटा चीज जो नेकेड आई से खुली आंखों से जो दिखाई नहीं देता, उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और मैक्रोस्कोप मैंने बड़ा, जैसे टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप से हम लोग क्या देखते हैं, बड़ा बड़ा चीज देखते हैं है ना, जो दूर रहता है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टार देखते हो, प्लेनेट देखते हो, ये सभी चीज देखते हो, भले दूर का देखते हैं लेकिन वो भी नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, लेकिन बड़ा बड़ा चीज होता है, एक छोटा के लिए एक बड़ा के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मैं कनेक्ट करके करने के लिए आपको बताया, एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ माइक्रोस्कोप का, तो माइक्रो मतलब होता है बहुत ही छोटा, माइक्रो मीन्स क्या होता है, बहुत ही छोटा है ना, और अगर बात करेंगे मैक्रो का, मैक्रो मतलब होता है थोड़ा बड़ा, सम लार्ज। अब इसका क्या मतलब सर, आखिर क्या ये बला है ना, आखिर ये चीज़ होता क्या, तो होता क्या डियर है, आप समझना कि मान लो आप गैस का बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो, आपके पास ढेर सारा गैस है, एक कंटेनर हम लोग पकड़े, कंटेनर में है ना बहुत सारा गैसेस है, अब उसमें हो सकता है करोड़ों गैस है ना, लाखों मॉलिक्यूल्स होता है, लाखों लाखों या करोड़ों गैस मॉलिक्यूल्स हो सकता है। आपको जानना क्या है कि इस, मान लो यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, आपने इस गैस में हीट दिया मतलब गर्मी दिया, और हीट की वजह से आप देखना चाह रहे हो कि इसके टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, प्रेशर में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, डेंसिटी वगैरह में क्या चेंज आएगा है ना, इस तरह का कई जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आएगा ये आप देखना चाहते हो। तो एक तरीका तो ये है कि सारे गैस पार्टिकल को एक करके उठाओ और सबका बिहेवियर देखो कि भाई तुम भी आओ, तुम एक गैस पार्टिकल का तुम पे क्या चेंज है, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का तुम पे क्या चेंज है, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मान लो आप केतली रखे हो, इस तरह केतली है और यहाँ पे ज्यादा आप लकड़ी जला रहे हो, लकड़ी के थ्रू आपका हीट दे रहा है, समझा मेरी बात है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हीट लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, जल्दी गर्मी हो रहा है, यहाँ पे आपका कम आंच वगैरह है या कम आपका लकड़ी है तो यहाँ पे आग उतना नहीं लगा, बीच में हो सकता है खाली है, लकड़ी नहीं है तो कम, समझ रहे हो ना मेरी बात की नहीं, तो अलग अलग तरह का वहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर सकता है, कहीं ज्यादा गर्म है कहीं कम है। क्लियर, इसमें गैस के साथ भी तो आप गैस भी जला, कुछ भी जला रहे हो सकता है आपका जो आप जो प्लेट लिए हो वो कहीं पे ज्यादा मोटा है तो वहां पे हीट जाने में लेट हो रहा है। तो माय पॉइंट इज कि सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग बिहेवियर होगा, तो आप क्या कर सकते हो, हर एक मॉलिक्यूल को पकड़ो और सबके बारे में देखो कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उसके प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है, वो कहलाएगा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप अप्रोच में हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, ये बिहेवियर यहाँ पे होगा, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन इनटू अकाउंट, मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेज आया है जब इसमें कुछ हम लोग हीट वगैरह दिए हैं। समझिए मेरी बात की नहीं, या जो भी चेंजेज आ रहा है हीट के वजह से या प्रेशर के वजह से किस भी चीज कर रहे हैं, मान लो जब टेम्परेचर राइज कर दे रहे हैं या वॉल्यूम जब मैं बढ़ा दे रहा हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ाए तो उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने के चलते प्रेशर का, डेंसिटी का, टेम्परेचर का क्या चेंज आया, तो कुछ भी अगर चेंज आ रहा तो अगर हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो मेरा कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटिकल अप्रोच। स्टेटिकल अप्रोच क्यों कहा जाता है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, आपको बोला जाएगा स्टेटिकल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक इज ऑल्सो नोन एज स्टेटिकल अप्रोच। तो होता क्या, क्यों कहा जाता है स्टेटिकल अप्रोच, क्योंकि डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, स्टेटिकल मतलब क्या होता है, खाता, आप दुकान जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हो या फिर दुकान में जाते होंगे आप सामान खरीदने के लिए, ऐसा तो है नहीं है ना कि सब का सब जो है वो सुपर मार्केट से ही करते होंगे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा दुकान से हम लोग सामान खरीदते हैं, अपने हॉस्टल लाइफ में आप दुकान से लिए होंगे, तो उधारी आप बनाते हो ना कि मैं उधारी 1 महीना के बाद आपका सारा पे कर दूंगा, तो वहाँ पे क्या बनाया जाता है, एक खाता बनाया जाता है, और खाता में आप कितना लिए हो आज
₹2 का टॉफ़ी खाए हो, कल ₹5 खाए, फिर ₹100 खाए, जितना खाते हो हर एक चीज़ को नोट डाउन करा जाता है। तो स्टैटिकल अप्रोच क्यों कहा जाता है कि छोटा से छोटा चीज़ को यहाँ पे मेजर किया जाता है, हर एक पार्टिकल के बारे में स्टडी करा जाता है। दैट्स वाई माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिकल अप्रोच। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर पता करते हैं, है ना। यहाँ पे छूट गया बिहेवियर हाईलाइट की वजह से, है ना। तो इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन इनटू अकाउंट। अच्छा, और क्या है, ठीक है सर। तो आपको लगेगा सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा स्टडी करना, क्योंकि सर जैसे आप बोले कि इसमें हर एक पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। अब मान लो गैस कंटेनर जिसमें करोड़ों है, तो क्या करोड़ पार्टिकल को पकड़ के करेंगे, तो बड़ा इंपॉसिबल टाइप का चीज़ है। तो बिल्कुल सही बात है, ये इम्पॉसिबल, इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ हम लोग नहीं करते। लेकिन हाँ, ये अगर करेंगे ना, तो इससे जो आपको वैल्यू मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा, एकदम करेक्ट मिलेगा, एकदम करेक्ट मिलेगा। ये इसी तरह से आप समझ सकते हो कि सपोज करो इंडिया में इलेक्शन हुआ है ना, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो इंडिया के इलेक्शन में इंटरेस्ट आज के टाइम पे नहीं ले रहा है। यूथ लेना और लेना भी चाहिए। वो पहले के टाइम पे कि पढ़ाई करो, राजनीति मत करो, लेकिन अगर आप राजनीति नहीं करोगे तो आपके साथ राजनीति हो जाएगा। आप देखते ना, कोई भी एक वैकेंसी निकलता है तो आप सबसे पहले उसको लिए फाइट करते हो कि निकालो, ट्विटर कैंपेन चलाओ, दिस कैंपेन चलाओ, दैट कैंपेन चलाओ, है ना, पॉलिटिशियन से बोलवाओ, बोल के 10 बार बोलो, तब जाके इलेक्शन होता है। अब सॉरी करें, मतलब आपका वैकेंसी निकलता है। अब वैकेंसी निकल गया तो एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम हो जाता तो रिजल्ट नहीं आ जाता है, अगर रिजल्ट आता तो ज्वाइनिंग नहीं होता है। हर जगह पे आपको फाइट करना पड़ता है। तो अगर ये कहा जाता कि बच्चे इलेक्शन नहीं, मतलब राजनीति नहीं करेंगे, तो फिर वो गधे आज के टाइम पे होंगे। आपको करना ही पड़ेगा, विदाउट अगर आप रहोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। कि कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को आज के टाइम पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस उसको अपने मतलब है। जब इलेक्शन हो रहा उस टाइम पे सबको दिखा के अपना ले लो वोट, फिर 5 साल के लिए भूल जाओ। एक्चुअल में ये चल रहा सिस्टम। तो अब मैं ऐसा क्यों एग्जांपल दिया इलेक्शन का, इसलिए क्योंकि इलेक्शन में मान लो दो बड़ा पार्टी है आज के टाइम पे, है ना, बोल सकते हो जैसे बीजेपी और कांग्रेस। तो आप जानना चाहते हो कि वोटिंग हो गया, और आप जैसे कि आप देखते ना एग्जिट पोल निकाला जाता है, अलग अलग चैनल के द्वारा एग्जिट पोल निकाला जाता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं। तो वहाँ बेसिकली किया क्या जाता है, वही एक तरह समझ लो स्टडी किया जाता है, बिहेवियर पता करना चाहता है कि कौन जीता कौन नहीं, यानी कि क्या बिहेवियर है इंडिया का, क्या चाहता है लोग इसको जिताना। तो करता क्या है, अब मान लो यहाँ पे अरबों जनसंख्या का है, ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिया के सारे अरबों का आदमी को पूछे कि भाई तुमने किसको वोट दिया, तुम क्या चाहते हो, नहीं करना पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करता है कि 10 लाख आदमियों से पूछ लिया, हर एक राज्य में गया, और हर एक राज्य में कहीं से 10 को 10 इस तरह करके बहुत सारा डाटा कलेक्शन करके उससे अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है कि मुझे लग रहा है कि ये होगा जीतेगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, तो समझ लो ये होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। कि इलेक्शन में अगर आपको वोट का जानना एग्जिट पोल, तो क्या कर सकते हो, ज़्यादा लोगों से पूछोगे, जितना ज़्यादा पूछोगे उसके आपके लिए बेटर होगा। लेकिन तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं एक आदमी से पूछूं तो वो कहलाएगा मेरा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। तो ये कहाँ पॉसिबल है, जहाँ कम भीड़ है। जैसे कहीं इलेक्शन हुआ है और एक गांव में इलेक्शन हुआ है, और गांव में लगभग जनसंख्या 10,000 का या 5,000 का, तो पॉसिबल है कि चलो 3-4 दिन में, अगर एक दिन में मैं 1,000 पूछता हूं तो 10,000 10 दिन में हो जाएगा, और पोल क्रिएट कर लेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट का। यानी कि दिस अप्रोच इज ओनली सुटेबल फॉर द लो डेंसिटी सिस्टम। भाई डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घनत्व, और डेंसिटी मीन्स क्या होता है, डेंसिटी हो जाता है मास अपन वॉल्यूम। क्या हो जाता है मेरा, मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी रो इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, उसी को डेंसिटी कहते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि एक कोई रेक्टेंगल इस तरह करके वॉल्यूम है, दूसरा भी रेक्टेंगल, सेम दोनों मेरा एकदम सेम है, दोनों एकदम इक्वल है। और इसमें मैं बोल दिया कि इसके अंदर का मॉलिक्यूल जो है ना, वो मान लेते हैं कि इसके अंदर का मॉलिक्यूल 1000 है, 1 के बोले तो 1000 बोलते हैं, और इसके अंदर सेम वॉल्यूम है, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल जो है ना वो 10,000 है। तो आप खुद बोलो डेंसिटी किसका ज्यादा हुआ। इसके अंदर का अगर मैं डेंसिटी निकाल चाहूंगा मास अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, इसका भी डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी कि V1 और V2, तो V1 इक्वल टू V2 है, तो सेम है। लेकिन मास का अगर बात करेंगे, इसके अंदर का मास जो है ना वो M1 मास अगर बोलेंगे यहाँ का, और यहाँ का बोलेंगे M2 मास, तो यहाँ पे M1 जो है ना वो ग्रेटर लेस देन है M2 से, M2 ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर का डेंसिटी ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर मास ज्यादा है। तो मैं बोल रहा हूँ लो डेंसिटी, क्योंकि जितना कम पार्टिकल होगा, जितना कम मॉलिक्यूल्स होगा, स्टडी करने में ईजी होगा। क्योंकि बेसिकली हम लोग माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में बिहेवियर पता करते हैं। क्योंकि जो भी सिस्टम में हीट वगैरह दिया गया, एनर्जी का कन्वर्सन हुआ है, तो एनर्जी के कन्वर्सन के चलते
उसका टेम्परेचर वगैरह यानी कि उसके प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आए, इफेक्ट क्या देखने को मिला है सिस्टम के प्रॉपर्टी में। सिस्टम की प्रॉपर्टी में क्या क्या इफेक्ट देखने मिलेगा, वही सिस्टम प्रॉपर्टी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम वगैरह डेंसिटी वगैरह बात किया जा रहा है। तो लो प्रेशर है, लो डेंसिटी है। तो जब मैं बात करा कि लो डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, तो लो डेंसिटी कहाँ देखने को मिलता है, तो हाई एल्टीट्यूड में। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, एल्टीट्यूड ऊपर होते जाता है, आपको लो प्रेशर रीजन मिलता है। और लो प्रेशर तो लो डेंसिटी। भाई डेंसिटी किसके लिए आता है, प्रेशर के चलते आता है। याद करो, मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका गैस पार्टिकल के, मैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताया था, क्या मैंने बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि मेरा मान लो ये मेरा कोई कंटेनर, इसके अंदर जो गैस है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वॉल पे, किसके वजह से लग रहा है, गैस पार्टिकल के चलते। गैस पार्टिकल क्या रहा, टकराता है वॉल पे, है ना, वॉल पे टकराता है, जिसके वजह से उसका प्रेशर आता है ना, आपस में भी टकराता है। तो ये इसके वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये ज़्यादा मोलिकुल्स होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिकुल अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, कि ज़्यादा मोलिकुल ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो ज़्यादा मोलिकुल मतलब ज़्यादा डेंसिटी। तो अगर नंबर ऑफ मोलिकुल्स कम है तो डेंसिटी भी कम है। और डेंसिटी कम होगा कब, जब लो प्रेशर होगा। क्योंकि लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर क्यों, प्रेशर कम क्यों है, क्योंकि मोलिकुल्स कम है। समझ रहे मेरी बात की नहीं, लो नंबर ऑफ मोलिकुल कम है यानी लो प्रेशर है। यानी लो प्रेशर कहाँ होता है, हाई एल्टीट्यूड में। इसलिए आप देखते हो जब एवरेस्ट चढ़ाई चढ़ते हो, है ना, जब आप एवरेस्ट चढ़ते हो, हिमालय वगैरह चढ़ते हो, तो कहा जाता है कि प्रेशर बहुत ही कम होता है ना, प्रेशर कम होता है। इसलिए वहाँ पे कम आंच में, कम टेम्परेचर में ही, कम बॉइलिंग टेम्परेचर में ही पानी उबलने लगता है ना। और लगता है पानी उबल क्यों रहा है, प्रेशर के चलते। क्योंकि प्रेशर मेंटेन करना बहुत जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस में ही पानी उबल जाए, प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो प्रेशर अगर घट गया ना तो 100 डिग्री की जगह में 60 डिग्री सेल्सियस में ही पानी उबलने लगेगा। लेकिन एक्चुअल में खाना, जैसे खाना उबलने लगता है तो अगर चावल डालते हो तो चावल पक जाता है, लेकिन यहाँ पे पकने में लेट होता है। इसलिए कहा जाता है कि राइस वाला पकने में बहुत लेट क्यों होता है हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि वो उबल रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका टेम्परेचर उतना नहीं पहुंचा है। एक्चुअल में 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं उबल रहा, वो पहले उबल जा रहा है, क्योंकि प्रेशर घट गया। तो प्रेशर की वजह से भी आपका बॉइलिंग आपका आता है ना, बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो ये देखने को मिलता है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहाँ लगाते हैं या स्टैटिकल अप्रोच कहाँ लगाते हैं। हम लोग लगाते हैं जहाँ पे लो प्रेशर रीजन होता है, या लो डेंसिटी रीजन होता है, या फिर हाई एल्टीट्यूड रीजन होता है। क्लियर। और ये हम लोग करते हैं इसमें क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। हर एक पार्टिकल के बारे में यहाँ पे देख के चलते हैं। तो बहुत ही प्यार से समझाएं, बहुत ही धीरे धीरे समझाएं, समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या, मैक्रोस्कोपिक। अच्छा, इस अब एक चीज समझ आ गया, नहीं इतना समझ गए कि क्या एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूंगा कि क्या इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे, इसको लेकर, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे सर। क्यों करेंगे, पागल हो जाएंगे हम लोग, है ना। आपका करोड़ों रहेगा, करोड़ों मॉलिक्यूल के बारे में अगर पता करने रहो, है ना, तब तो भाई आपका दिन निकल गया। समझ रही मेरी बात की नहीं। तो इसका यूज हम लोग करते नहीं है। बस आप जान लो कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में करते क्या क्या, कहाँ पे यूज किया जाता है। हाँ कर सकते हैं, जहाँ पे लो डेंसिटी, लो एल्टीट्यूड और लो प्रेशर रहेगा वहाँ पे कर सकते हैं। अब आ जाता है सर हाई एल्टीट्यूड, समझने, हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई, है ना। जैसे आप ऊंचाई बढ़ते जाते हो, अर्थ से ऊंचाई बढ़ते जाते हो, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई को बोलते हैं। जैसे आपका हाइट बढ़ते जाता है, एल्टीट्यूड बढ़ते जाता है, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ते जाता है, प्रेशर आपका घटते जाता है। अगर प्रेशर घट रहा है तो यानी नंबर ऑफ मोलिकुल्स घट रहा है, तो यानी डेंसिटी भी घट रहा है, तो यानी कम डेंसिटी, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करें, जितना मोलिकुल्स है सबके बारे में आपको पता लगाना है। तो जितना कम मोलिकुल होगा आपके लिए उतना ईजी होगा। तो जितना ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगा, यानी प्रेशर कम होगा एल्टीट्यूड के साथ साथ, तो वहां पे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोलिकुल्स कम है तो सबके बारे में देख सकते हैं कि कम है। लेकिन जैसे नीचे आते हो डेंसिटी बढ़ता है, डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर मास पे ज्यादा मोलिकुल ठूसा हुआ है। जैसे एक रूम में 10 आदमी और एक रूम में 1000 आदमी, तो ये उसी हॉल में अगर 1000 आदमी को ठूस दिया गया तो समझ लो कितना दिक्कत है सबके बारे में पता लगाना। या सबका मान लो आप नाश्ता, चाय पानी, नाश्ता दे रहे हो, आपके घर में कोई बड़ा सा हॉल है और आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका मान लो समझो घर वाला कोई ये बुला लिया है कि मैं पार्टी रख रहा हूँ, और पार्टी में एक ही हॉल में ना 100 स्टूडेंट आ गया या 100 कोई आदमी आ गया पार्टी करने के लिए। अब 100 का नाश्ता देना, आपका हालत खराब हो जाएगा किसी का भी, है ना, कि सबको मुझे नाश्ता खिलाना, सबका केयर करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन वही चीज़ है कि कम अगर आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। तो जितना कम रहेगा मोलिकुल्स उतना आपके लिए बेटर होगा। तो वो कम के लिए आप क्या तलाश करते हो कि भाई जितना ऊपर जाएंगे उतना लो डेंसिटी, लो प्रेशर होगा तो कम देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं जिसका यूज करते हैं हम लोग कोर्स में। तो इसीलिए देखो कहा गया आवर कोर्स वर्क इज बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एवरेज लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं डियर स्टूडेंट, देखना समझना। जैसे मैं कह रहा हूँ इलेक्शन लेके चलो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, और सब कनेक्ट कर पाएंगे कि सबको पता है इलेक्शन के बारे में। मान लो इलेक्शन हुआ, फिर से वही बीजेपी कांग्रेस है, आप भी है, बहुत कोई, अब जिसको ले लो, मैं सपोज कर लेता हूँ आप एंड कांग्रेस।
आई मीन बीजेपी एंड कांग्रेस। तो इलेक्शन हो गया, लेकिन आप उतना आदमी से तो पूछ नहीं सकते, तो पूरा इंडिया से पूछ नहीं सकते हो। तो आप क्या करते हो कि आप लगभग मान लो 10 लाख से पूछ लोगे। 10 लाख लोगों से आपने क्या करा, पूरा टीम बनाया। 28 राज्य का, मान लो जितने भी राज्य है, जितने भी स्टेट्स है, 2829 जितने भी हैं, सबका आपने क्या करा, अलग अलग जो है टीम बनाया और सब टीम को भेज दिया। वहां जाने के बाद फिर वो टीम क्रिएट किया। वहां से मान लो बिहार में 10 करोड़ है ना जनसंख्या, तो वहां से मान लो 50 लाख लोगों से पोल क्रिएट किया। उन लोगों का जो रिस्पॉन्स आया, इस तरह करते करते हर एक राज्य से जो पोल मिला, उस बेसिस पे क्या किया जाता है, एग्जिट पोल क्रिएट किया जाता है और वो आपका हो जाता है। लेकिन वो गलत नहीं है, लेकिन सही के जितना ज़्यादा क्वांटिटी लोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। वो गलत नहीं है, लेकिन सही पूरी तरह से नहीं है, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है कोई इंसान बिहार में 10 करोड़ में 1 करोड़ का स्टडी किया है तो ज़्यादा उसका रिजल्ट अच्छा होगा। कोई 2 करोड़ का स्टडी किया है तो उसको और ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा लोगों से वो पूछेगा उतना बेटर रिजल्ट आएगा ना। तो देखो होता क्या है ना, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच समझ गए कि एवरेज लेके चलते हैं। या मान लो आप एनिमल का बिहेवियर पता करना है, क्या करना है, एनिमल का बिहेवियर पता करना है। एक जंगल में एनिमल है, पहले समझो ना, समझो चीज़ों को। जंगल में एनिमल का बिहेवियर पता करना है। अब आप जानना चाहते हो कि एनिमल का बिहेवियर क्या है, एकदम नया एनिमल मिला है ना, एकदम नया एनिमल मिला है। अब जैसे कि होता नहीं, पीके मूवी आप देखे होंगे आमिर खान का, वो आता है एलियन की तरह, तो उसको तो नहीं पता ना लोगों क्या है क्या नहीं। तो कोई नया एनिमल मिला है जंगल में, उसका बिहेवियर पता करना है। खाता क्या, रहता क्या, करता क्या है ना, उसका और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है, हर एक चीज़ के बारे में पता करते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। उसका पूरा एनाटोमी पढ़ते हैं, एनाटोमी में अंदर में फंक्शन कैसे करता है, ये आप सब जानना चाहते हो। तो इसके लिए क्या करोगे, आप मिनिमम क्वांटिटी लोगे, मैक्सिमम तो लोगे, वो ईजी है। बात यहाँ पे आता है कम से कम में कितना काम चल जाएगा, वो आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि उससे अगर आप कम लेंगे तो डाटा खराब हो जाएगा, मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यह अगर मैं इलेक्शन से आपको समझाऊं तो इस तरह समझो कि क्या होता है कि 2 गली है, एक तरफ ये पहला गली, दूसरा गली है ना। और उस गली में मान लो कि 2000 रहते हैं लोग, 2000 लोग रहते हैं। और इस तरह करके और गली है, ढेर सारा गली है, जिसमें 1-1 हजार ही रहता है। यहाँ भी 1000 रहता है, यहाँ भी 1000 रहता है, यहाँ भी 1000 रहता है, इस तरह करके पूरा। और 8 गली है, तो एक में 2000 गली, एक में 2000 इंसान रहते हैं, मतलब फैमिली वाले रहते हैं। और बाकी और गली में 1-1 हजार करके टोटल मिला के 10,000 है। और 10,000 का वोटिंग हुआ। और आप पता करना चाहते हो कि बीजेपी और आपके कांग्रेस में कौन जीता है, तो हो सकता है कि 2000 वाला जो जहाँ फैमिली है वहाँ आप चल गए और पूरा का पूरा वहाँ प्रो बीजेपी वाला है, सब का सब जो है वो बीजेपी को चाहने वाले हैं ना, पूरा का पूरा। समझ रहे हो ना मेरे बात, अंधभक्त जैसा मान लो, जो सिर्फ और सिर्फ दिन रात भगवान जपता है कि भाई जो करेंगे मोदी करेंगे, आएगा तो मोदी ही। समझ आया, मैं मतलब यहाँ पे समझाने के लिए कॉमेडी टाइप से ले रहा हूँ, आप लोग इसको सीरियस मत ले लेना, ठीक है। मैं कहने का मतलब है, ठीक है। तो बोलेगा नहीं, जो हो जाए बीजेपी ही आना चाहिए, वही जीतेगा। तो वहां से अगर आप पूछ लिए 2000 से, फिर तो रिजल्ट आपका खराब हो गया। क्योंकि हो सकता है कि बाकी में, क्योंकि वहां पे सिर्फ बीजेपी वाले ही थे, अगर बाकी क्या बाकी कहीं जा मान लो पूछते, मान लो बाकी आप 2 गली में पूछे, वहां पे पूरा का पूरा कांग्रेस वाला हो कि आएगा तो कांग्रेस ही, है ना, जो हो जाए कांग्रेस ही आना चाहिए, मैं तो कांग्रेस को, हर एक बच्चा कांग्रेस का दिया, तो ये रिजल्ट आपका खराब हो सकता है। तो यानी कम से कम भी नहीं ले सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा लोगे तब तो पता ही चल जाएगा। तो यानी कि आपको बहुत कम नहीं लेना, आपको ज़्यादा रिक्रूटमेंट, ज़्यादा लोगों से पूछना पड़ेगा। तो यानी कि मेन यहाँ पे दिक्कत क्या आता है कि जो क्वांटिटी हम लोग लेते हैं मैटर का, जिससे हम लोग बिहेवियर पता चले, वो लिस्ट कम से कम कितना लेंगे कि हमको सही बिहेवियर पता चल जाए, वो आपके लिए सबसे यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। वो आपके लिए क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन दिस स्टडी एवरेज बिहेवियर ऑफ द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर टेकन इनटू अकाउंट, है ना, इट इज इजी टू अप्लाई इन आवर स्टडी, बहुत इजी होता है। दैट्स व्हाई आवर कोर्स और बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, दिक्कत होता है ये वाला चीज जो मैंने समझाया कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि लिस्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर टू नो द बिहेवियर। बिहेवियर मतलब प्रॉपर्टी गैस का। अब भाई गैस में कितना कम से कम लेंगे, ज्यादा लेंगे तब तो पता चल ही जाएगा। कम से कम कितना लेंगे कि मेरा अच्छा पता चल जाए और मेरा सही रिजल्ट भी आ जाए, यानी कि उसका प्रॉपर्टी पता चल जाए, बिहेवियर पता चले, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह की हीट वगैरह, एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से जो भी हीट यहाँ से गया है या आया है या वर्क डन किया गया है या वर्क डन वन द सिस्टम बाय द सिस्टम हुआ, उसकी वजह से जो है क्या यहाँ पे चेंजेस हुआ है, ये मुझे पता करना। तो इसका आइडिया कौन देगा भाई, तो इस क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कितना लेंगे, इसके लिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का यहाँ पे आ जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है ये हम लोग समझेंगे। ये हेल्प करता है कि आप मिनिमम कितना वॉल्यूम को लोगे कि आपका रिजल्ट जो होगा वो मीनिंगफुल आएगा और रिजल्ट सही हो जाएगा। बच्चे भाग क्यों ना लाइव से, बताइए। लाइव से अगर बच्चे भाग रहे हो तो मुझे बोल के जाओ, है ना, कि सर जी ये पसंद नहीं आ रहा है, फिर वो चीज़ नहीं है। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग को मज़ा आ पाए।
है ना। और जब आप जाते हो ना लाइफ से, तो कसम से मुझे बड़ा बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बारी आप लोग को एक्सप्लेन बहुत जगह पढ़ाता हूँ, लेकिन जितना मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ ना, उसमें इससे पहले मैं कभी इतना मेहनत नहीं कर रहा हूँ। चीज़ों को 10 एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, इसके बावजूद भी बच्चे अगर नहीं देखते हैं लाइव, तो मुझे बुरा लगता है, यस लगता है। और मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी कोई दिक्कत होता है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल आंसर यू। तो चलिए, क्या मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है ना। पहले तो इसको मैं समझाऊंगा ये टर्म क्या बोलता है, लेकिन ये बेसिकली मेरा हेल्प करता है, हेल्प टू डिसाइड द मिनिमम वॉल्यूम और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मैटर टू गेट द मीनिंगफुल रिजल्ट ड्यूरिंग द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के टाइम पे ज़्यादा तो लेंगे तो पता चल जाएगा, अब कम से कम कितना लोगे कि डाटा सही मिल जाए, आइडिया लग जाए आपको। जैसे होता नहीं है कि मान लो कि वोटिंग हो रहा है एक छोटा सा स्कूल में, है ना, कोई आपके मॉनिटर के लिए वोटिंग हो रहा है, तो आप पूछते हो बहुत सारे से कि भाई कौन जीतेगा कौन जीतेगा, आप पूछते हो, ऑटोमेटिक आपको एक आइडिया लिख जाता है कि लग रहा वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि मैं 100 आदमी से पूछा ना, तो 100 आदमी से 80 आदमी बोला उसके बारे में, 20 आदमी एक आदमी को फेवर किया, लेकिन 80 आदमी एक आदमी को फेवर करा, वही जीतेगा। आपको आइडिया लग जाता है। तो मिनिमम कितना लेंगे? क्या मिनिमम में 1000 से 1000 को पूछना पड़ेगा, फिर 100 से पता चल जाएगा, ये 200 से पता चल जाएगा? क्लियर? जैसे मैंने कहा ना कि कोई ऐसा ऐसा जगह पे आप जाके पूछ रहे हो कि हो सकता है जो वोट किया उसका फ्रेंड है, सबको पूछोगे, वो बोलेगा नहीं नहीं यही जीतेगा यही जीतेगा, तो फिर तो गलत हो सकता है वहां पे कि भाई मैंने ऐसा आदमी से पूछ लिया था ना जो पूरा उसको फेवर कर रहा है। तो आपको वैसे से पूछना पड़ेगा जो आपको पता बिल्कुल नहीं है और आपको कोई आइडिया नहीं। जैसे इलेक्शन हुआ है और आप बिहार जा रहे हो, आप दिल्ली में रहते हो, एमपी में रहते हो, तो आपको कोई आइडिया थोड़ा ना कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा। तो मिनिमम उसी तरह अगर गेस का बिहेवियर पता करना तो कम से कम कितना लेंगे, ये मेरा बताता कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को इस तरह आपका डिफाइन करा जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम गिव्स दी मैक्रोस्कोपिक पॉइंट व्यू। क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पॉइंट व्यू मतलब कि मैक्रोस्कोपी में जो स्टडी करते हैं, गैस का बिहेवियर पता करते हैं, है ना, उसके लिए कम से कम कितना लेते हैं हम लोग वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसके बारे में आइडिया देता है। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। लेकिन ये कंटिन्यूम बोलता क्या, व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूम? तो देखो, कंटिन्यूम कंटी से स्टार्ट हुआ और नम से खत्म हुआ है। तो कंटी मतलब होता है कंटिन्यूअस और नम मतलब होता है मैटर, मतलब कंटिन्यूअस मैटर। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसको समझाने के लिए, है ना। कंटिन्यूअस मैटर मतलब ये बोलता है ना कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कि आप मान के चलो कि मैटर जो है ना, जो भी मोलिकुल्स है, वो एक दूसरे से कंटिन्यूअस सटा हुआ है। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया। तो मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, ऐसा एग्जांपल जिससे आप समझ सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, आप मछली का जो है, मैं देखो एग्जांपल लेता हूँ, वैसा एग्जांपल जिससे आप समझ पाओ। तो आप मान लो समुद्र में मछली का बिहेवियर पता करना, क्या करना, मछली का बिहेवियर पता करना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप लेते हो एक जाल, जाल में नहीं जाल मत लो क्योंकि जाल से पानी निकल जाएगा, मछली से पाएगा। तो आप कंटेनर लो, एक बड़ा सा स्टील का कंटेनर जैसा लिए, आपने उसमें लिया मछली के बारे में, मछली उठाया ऐसे करके। लेकिन आप चीज़ बोलो, एक जो बड़ा कंटेनर आप ले रहे हो और कंटेनर में जो फिश वगैरह आ रहा है, तो क्या सिर्फ फिश ही आ रहा है? ऐसा तो नहीं होगा, फिश नहीं आएगा, फिश के साथ साथ आपको वाटर भी देखने को मिलेगा उसमें, है ना, वाटर भी देखने को मिलेगा। और सिर्फ फिश एक एनिमल है तो सिर्फ फिश नहीं आपको मिलेगा, और भी बहुत सारे एनिमल मिल सकता है जिसके बारे में आपको नहीं जानना, सिर्फ मछली का बिहेवियर पता करना है। तो फिश आ सकता है ना, और एनिमल आ सकता है, कुछ हो सकता है कि कंकड़, कुछ डस्ट पार्टिकल आ सकता है, रेत वगैरह आ सकता है, स्टोन आ सकता है ना, कई सारे का चीज़ आ सकता है। लेकिन आपको मतलब किससे, आपको मतलब है सिर्फ फिश के बारे में, सिर्फ फिश से मतलब है, क्योंकि आपको फिश का बिहेवियर पता करना है, सिर्फ और सिर्फ फिश का बिहेवियर पता करना है। यानी कि बीच में जो बाकी चीज़ है वो तो वॉइड का काम करेगा, यानी क्या काम करेगा, खाली स्पेस का काम करेगा। तो देखो ये सभी क्या होगा, खाली स्पेस हो गया, जो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे 3 मछली 3 फिश दिखाई दे रहा है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो इन्हीं तीनों का आपको मतलब इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। तो आपको तो यहाँ पे आपने जो उठाया कंटेनर, मतलब बहुत बड़ा कंटेनर पर उठाया, लेकिन मिला 3 मछली, तो वो तो काम नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, कंटेनर को थोड़ा बड़ा करोगे और मछली लोगे, तो लगेगा कि क्या आप जितना कम से कम 100 मछली चाहिए तो कितना मिला। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसी तरह जब गैस को पकड़ते हैं ना, गैस को पकड़ते हैं तो गैस नहीं, कोई भी मेटर ले लो, यहाँ मेटर का बात करा गया तो गैस बाद का बात करेंगे। अगर कोई भी मेटर ले लो, चाहे सॉलिड रहे, गैस रहे, लिक्विड रहे, तो वहां पे देखने को मिलेगा आपको वॉइड। जैसे मान लो मैं सॉलिड ही ले लेता हूँ, मुझे पता है कि सॉलिड जो होता है उसका मोलिकुल्स आपस में सटा हुआ रहता है, ये रहा मोलिकुल्स, ये रहा मोलिकुल्स आपस में सटा हुआ। लेकिन यहाँ भी आप देखोगे कि बीच में वॉइड होता है, सर्कुलर रहता है। देखो यहाँ पे वॉइड है ना बीच में, देखो ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वॉइड है, देख सकते हो ना यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हो कि, देख सकते हो मैं ग्रीन कलर से यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये मेरा वॉइड है, ये मेरा वॉइड है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉइड आपको नजर आ रहा है, वॉइड नजर आ रहा, तो ये तो आपको खराब कर देगा ना स्टडी। तो ये अगर आप लिक्विड में चल गए तो लिक्विड में तो मोलिक्यूल से थोड़ा और दूर उधर रहता है, तो यहाँ पे और बहुत सारा आपको वॉइड नजर आएगा, यानी स्पेस नजर आएगा, स्पेस नजर आएगा। यानी जितना आप उठा रहे हो
उसमें अधिकतर वॉइड है, गैस पार्टिकल या एयर पार्टिकल बहुत ही कम है। अगर ये चीज गैस का बात करेंगे तो गैस में तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर रहता है। तो आपने जितना गैस को लिया उसमें पता चला कि 4 ही मॉलिक्यूल आया, बाकी तो पूरा का पूरा वॉइड ही है, खाली है, खाली है। तो भाई कम से कम कितना को लोगे? तो होता क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यू ये बोलता है कि मैटर मेरा कंटिन्यूअस लगा हुआ है। ये हम लोग मान के चलते हैं कि कंटिन्यूअस में लगा हुआ मैटर, मैटर मेरा कंटिन्यूअस है। हम लोग मानते क्या है कि मतलब कि हम लोग ये जो वर्ड है ना इसको नहीं मानते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ आया? लिक्विड में भी वर्ड जो होता है उसको मानते हैं कि नहीं है। तो मेनली हम लोग तो गैस के बारे में स्टडी करना डिफिकल्ट है, क्योंकि लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में फिर भी चलो स्टडी कर लेते हैं, लेकिन गैस में काफी मॉलिक्यूल दूर दूर रहता है, काफी वर्ड रहता है। इसमें भी हम लोग ये मान लेते हैं कि वर्ड वगैरह नहीं है। क्या मान लेते हैं कि खाली जगह नहीं है, ये आपस में सामने सामने कंटिन्यूअस, एक मीटर के बाद दूसरा मीटर, तीसरा मीटर सटा हुआ है, ये मान के चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यू हर जगह लागू नहीं होता है। कभी कभी गैस पार्टिकल इतना दूर दूर रहता है कि हमको चेक करना पड़ता है कि क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यू मेरा लागू होगा या नहीं होगा। तो एक बार आप लोग ये कंफर्म करिए कि यहां तक समझ आया। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या मेरा करता है, ये मान के चला जाता है कि आपका जितना भी मैटर है ना, चाहे सॉलिड रहे, गैस रहे या लिक्विड रहे, वो आपस में सटा हुआ कंटिन्यूअस है। ये क्या बोलता है कि मैटर मेरा कंटिन्यूअस है, ताकि बिहेवियर मेरा सही आ सके। मेरा प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रहा तो सब में सेम तरह का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। तो कौन सा जो हम लोग क्वांटिटी को बिहेव उठाए हैं, एक मिनिमम क्वांटिटी को, एक मिनिमम वॉल्यूम को, एक मिनिमम क्वांटिटी को उठाए हैं, उससे मेरा एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिल पाए। वो कब होगा, जब मान के चलेंगे कि कंटिन्यूअस में सटा हुआ सारा का सारा मैटर। सर वॉइड को नेगलेक्ट करने पर इफिशिएंसी पर इफेक्ट नहीं आएगा क्या? नहीं, हम लोग आइडियल मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं। क्लियर? ये मान के चलते हैं, समझ आया ना? इफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि याद करो जब मैं बहुत सारा आइडियल कंडीशन आपको बता रहा था, तो ये आइडियल मान के हम लोग चलते हैं। आइडियल, आइडियल मतलब हाइपोथेटिकल, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल लेके चलते हैं। और इसके लिए हम लोग चेक करते हैं कुछ चीज, अभी आपको बताऊंगा नॉड्सन नंबर, इसे चेक करते हैं। अब बहुत दूर रहेगा तब बहुत सारा स्पेस को हम लोग, क्योंकि देखो अब मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। हम लोग बोलते हैं ना कि गैस का, जैसे बात करेंगे कि गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। क्या हम लोग बोलते हैं कि गैस का इतना टेम्परेचर है? गैस का टेम्परेचर हम लोग बोल देते हैं कि अभी ना बड़ी गर्मी लग रहा है या ह्यूमिडिटी है, बड़ी उमस है, तो टेम्परेचर ना भी 40 डिग्री सेल्सियस है एयर का। एयर पार्टिकल का बात करे हो ना, लेकिन वहां पे बहुत सारा वर्ड होता है ना। जो मान लो एयर मॉइस्चर का बात करो, मॉइस्चर कहाँ से आता है? मॉइस्चर आता है वाटर ड्रॉपलेट से, है ना। गर्मियों के दिनों में मॉइस्चर आता है ना, चिपचिपा बॉडी हो जाता है सुबह सुबह, एयर पार्टिकल की वजह से हो जाता है। ह्यूमिडिटी आपको देखने मिलता है, क्योंकि गर्मी की वजह से क्या होता है कि इवोपरेट होके जो पानी रहता है या फिर समुद्र से, ताल वगैरह से इवोपरेट होके वो उठता है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होने जाता है, पूरा आपका लैंड में भी आ जाता है, जिसकी वजह से आपको देखने आता है। तो ये जो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस बोले हैं, ये हम लोग नेगलेक्ट करके चले, क्योंकि बहुत सारे वर्ड है ना। तो टेम्परेचर तो अलग अलग हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन हम लोग एक मान के क्यों चलते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि हम लोग ये मान लिए हैं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल मेरा सटा हुआ है, सारे के सारे मॉलिक्यूल सटा हुआ है, ये हम लोग मान के चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या सर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हम लोग सब गैस में मान के चलते हैं, अगर बहुत ज्यादा दूर हो गया तो? नहीं, सब में नहीं मानेंगे, कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है ये समझो, देखो यहाँ पे। तो क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज कंप्लीटली वैलिड, आराम से मेरा वैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं होता है। वर्ड अगर होता है तो उसको हम लोग मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान के स्टडी कर लेते हैं। लेकिन इन गैस में क्या होता है, इन गैस ड्यू टू मोर रेंडमनेस, अगर ज्यादा रेंडमनेस होगा तो उसके वजह से क्या होता है, रेंडमनेस बोलते तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स मेरा रेंडमनेस है, मतलब ज्यादा वर्ड वगैरह है, ज्यादा वर्ड है तो जो मैटर है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो चेंज जो भी हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर का चेंज, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगा। तो वहां पे आपको कौन से जो आप निकालना चाहते हो, बिहेवियर जो स्टडी करना चाहते हो, वो एक जैसा नहीं मिलेगा। किसी मॉलिक्यूल्स का ज्यादा टेम्परेचर, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का कम, वॉल्यूम भी सबको चीजें अलग अलग मिलेगा। तो वहां पे क्यों? क्योंकि आपका कंटिन्यूअस मैटर नहीं है, क्योंकि रेंडमनेस ज्यादा है, यानी कि वॉइड ज्यादा 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 दूर है, ज्यादा ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूम जो होता है इसको चेक करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कंटिन्यूम नीड टू चेक। तो यहाँ पे जो मेरा कंटिन्यूम है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, ये कंटिन्यूम को चेक करना पड़ता है, कंटिन्यूम को चेक करना पड़ता है। चेक कैसे करते हैं? यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नॉड्सन नंबर का। किसका यूज करते हैं? नॉड्सन नंबर का। नॉड्सन नंबर को Kn से दिखाते हैं, Kn से दिखाते हैं। अब ये क्या होता है समझना, डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है और अलग अलग असर बहुत ही लेंदी है, लेकिन आप जान लो, है ना, जान लो। मैं आपको समझा दूंगा कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो ये आप लोग ट्राई करना कि याद हो जाए, लेकिन रटना नहीं। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि बेसिकली
क्या होता है नॉड्सन नंबर। तो नॉड्सन नंबर इक्वल टू होता है मीन फ्री पाथ ऑफ द एटम और डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। अब ये क्या होता है उसको समझने के लिए पहले समझो कि ये kn का वैल्यू, नॉड्सन नंबर का वैल्यू, अगर अगर पहले समझाना ही पड़ेगा फिर आपको नॉड्सन नंबर का वैल्यू बताएंगे। देखो मीन फ्री पाथ ऑफ द एटम, मीन फ्री पाथ मतलब दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है मीन फ्री, मतलब पाथ बोला जाता है। उसका मीन निकालते हैं, कई सारा मॉलिक्यूल्स होगा, सबका अलग अलग पाथ होगा, ट्रेवल करेगा, जो टकराएगा आपस में, उन सभी पाथ का मीन वैल्यू लेंगे, एवरेज लेंगे और वो ऊपर में लिख देंगे। और नीचे में क्या करते हैं, डायमेंशन, मतलब कितना बड़ा एरिया को आप लिए हो। मैंने इतना बड़ा एरिया को लिया, रेक्टेंगल लिया है, ट्रेंगल जैसे लिया कि इसके अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका कुछ से कुछ तो डायमेंशन होगा ना। तो वो हो गया आपका डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। ये आपके लिए सिस्टम होगा क्योंकि इसके अंदर का बिहेवियर आप पता करना चाहते हो गैसेस का, तो आपके लिए सिस्टम है। तो सिस्टम का डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन को आपको लिखना पड़ेगा। तो नीचे में डायमेंशन लिखे और ऊपर में जो भी पाथ है उसका मीन वैल्यू निकाले और उसका वैल्यू पुट कर दिए। उससे जो आपको मिलेगा kn का वैल्यू, अगर वो वैल्यू, अगर उसका वैल्यू kn का वैल्यू 0.01, अच्छा ये होता कितना है 1/100 के आसपास होता है। इसका वैल्यू क्या था 1/100 के आसपास होता है, इसीलिए ये मेरा वैल्यू निकल जाता है 0.01, ये वैल्यू निकल जाता है मेरा 0.01। तो अगर मेरा 0.01, अगर मेरा kn का वैल्यू, नॉड्सन नंबर का वैल्यू 0.01 से कम है तो ये मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो होगा वैलिड होगा। लेकिन अगर मेरा नॉड्सन नंबर का वैल्यू 0.01 से ज़्यादा है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो होगा वैलिड नहीं होगा। ये किसका बात करें, गैस का बात करें। तो गैस में एक जगह वैलिड होता है, एक जगह वैलिड नहीं होता। देखो सॉलिड और लिक्विड के लिए तो वैलिड होगा 100%, लेकिन गैस के लिए क्या होता है, नॉड्सन नंबर का 0.01 से कम होना चाहिए। यानी कि कम होना मतलब क्या, ये कब कम होगा, जब मीन फ्री पाथ आपका कम होगा। मीन फ्री पाथ अगर कम है तो नॉड्सन नंबर कम है। तो मीन फ्री पाथ कम कब होगा, कब होगा भाई आप खुद बोलो। मीन फ्री पाथ कब मतलब कि मेरा कंटिन्यूअस है, मतलब कि बीच में वॉइड वगैरह जो कम से कम है, बीच में वॉइड वगैरह कम से कम है, ये बात करा गया। मीन फ्री पाथ ऑफ द एटम इज कम। अच्छा और क्या है कि ये कब कम होगा, या फिर नॉड्सन नंबर का वैल्यू कब कम होगा, जब कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द सिस्टम ज्यादा होगा, यानी जितना बड़ा आप डायमेंशन लोगे। समझ मेरी बात की नहीं, ये एकदम समझने वाली बात है कि नॉड्सन नंबर का वैल्यू, अगर मैं बोल रहा हूँ नॉड्सन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ ऑफ द एटम। प्रोपोर्शनल मतलब ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन का इन्वर्सली है, मतलब ये अगर घटेगा तब जाके ये बढ़ेगा, है ना। ये बस समझ आया। तो जितना कम डायमेंशन हम लोग लेंगे, जितना हम लोग कम डायमेंशन लेंगे, है ना, समझ आया। लेकिन यहाँ पे मैं नॉड्सन नंबर को कम लेके चल रहा हूँ, तो कम लेके चलते हैं। तो नॉड्सन नंबर मुझे कम चाहिए क्योंकि कम लेंगे तब जाके कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड करेगा। अभी हम लोग वैलिड का बात करें तो ये कब कम होगा, जब मेरा मीन फ्री पाथ कम होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, ये भी घटेगा तो ये भी घटेगा। और नीचे वाला जो इन्वर्सली है तो ये बढ़ना चाहिए। तो बढ़ना मतलब जितना बड़ा एरिया को लोगे, देखो डायमेंशन बढ़ा रहे, एरिया ज़्यादा ले लिए, तो जितना ज़्यादा एरिया लेंगे उतना ज़्यादा मोलिकुल आएगा, तो ज़्यादा बिहेवियर आपको अच्छा मिलेगा, है ना। समझ आई मेरी बात की नहीं, जितना ज़्यादा आप लोगों डायमेंशन उतना ज़्यादा मोलिकुल आएगा, उतना ज़्यादा बिहेवियर आएगा, उतना कंटिन्यूअस रहेगा और बिहेवियर ज़्यादा देगा। और मीन फ्री पाथ क्योंकि ज़्यादा आप लोगे तो मीन फ्री पाथ अगर जितना सटा सटा रहेगा उतना आपको ग्रेट वैल्यू मिलेगा, मतलब कि उसका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, उसका प्रॉपर्टी अच्छा पता चलेगा कि वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो कंटिन्यूअस रहेगा। समझिए मेरी बात की नहीं। तो नॉड्सन नंबर कम रहेगा तो वैलिड होगा। लेकिन अगर ये चीज़ दूर दूर होगा, यानी कि जो मीन फ्री पाथ होगा ये मेरा ज़्यादा दूर दूर है, ज़्यादा दूर दूर यानी करने का मतलब क्या है कि वैल्यू मेरा कम है। मीन फ्री पाथ जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। एक सेकंड ज़्यादा लेके चलेंगे ना, कम कहाँ ले रहे हैं, क्योंकि अब नॉड्सन नंबर मुझे क्या करना, ज़्यादा करना है। तो ये कब होगा, जब मीन फ्री पाथ ज़्यादा, मतलब एक एटम यहाँ तो दूसरा एटम में था, दूर दूर है एटम एटम, तो काफ़ी अगर दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर एटम है, तो दूर दूर एटम है मीन फ्री पाथ, तो क्या होगा, नॉड्सन नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो नॉड्सन नंबर बढ़ जाएगा, दूर है तो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो बिहेवियर नहीं पता चल पा रहा है, उसका प्रॉपर्टीज नहीं पता चल रहा है। इसके अलावे नॉड्सन नंबर के चलते यहाँ डायमेंशन जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये जब मेरा घटेगा तो बढ़ जाएगा। यानी कि आप जगह भी कम लियो, छोटा एरिया में ले रहे हो, यानी कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बहुत ही कम है, तो ऑटोमेटिक आपका नॉड्सन नंबर बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ जाएगा इसका मतलब दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा आप ले रहे हो, समझे मेरी बात की नहीं। मॉलिक्यूल्स के बीच में दूर ज़्यादा, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे कंटिन्यूम मेरा वैलिड नहीं करेगा। सर मीन फ्री पाथ फिर से समझा दीजिए, ठीक है मैं समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ समझा मीन फ्री पाथ को, यहाँ समझाएगा। देखो ये समझ लो मैं यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल मान लिया हूँ, ये मात्र 4 लिया, इसका मतलब ये नहीं कि 4 ही है, ये आप समझना कि ये हजारों हो सकता है, लाखों हो सकता है। मैं मान लो ये एक एटम है मेरा, या मॉलिक्यूल्स है ना, ये पहला मॉलिक्यूल्स है, ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ये तीसरा मॉलिक्यूल्स है, ये 4 ही मॉलिक्यूल में लिया हूँ। ये मॉलिक्यूल क्या रहा, टकरा रहा आपस में, ये मॉलिक्यूल्स है तो ये यहाँ से तक यहाँ इसके टकराया,
है ना, ये मॉलिक्यूल जो है ये भी जाके इससे टकरा रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है जाके इससे टकरा रहा है, इस तरह से टकराते रह रहा है और आपस में फिर टकरा के फिर इससे टकरा रहा होगा, फिर इससे टकरा रहा होगा, फिर इससे टकरा रहा होगा, फिर इससे टकरा, कुछ भी, ये इधर टकरा इधर टकरा, बहुत सारा चीज हो रहा है। तो माय पॉइंट इज कि मुझे निकाला मीन प्री पाथ, तो पहले पाथ तो निकाल लो। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये हम लोग मान लिए कि ये पाथ है मेरा y1, इसके भी जो पाथ है इसके बीच का पाथ जो है y2 है ना, इसके बीच का मेरा y3, इस तरह करके मान लो यहाँ हजारों मोलिकुल्स होगा और सबके बीच का इसके भी डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, इस तरह करके अलग अलग आप डिस्टेंस निकालोगे, है ना। तो इस तरह करके ढेर सारा आपको क्या मिलेगा, एटम के बीच का पाथ मिलेगा जो पाथ कवर कर रहा है। मतलब आप देखो कि एक एटम कहाँ तक जा रहा है, जहां तक जिधर जा रहा है, मतलब एक सेकंड के लिए वो कहां से कहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिधर भी कर सकता है, उसका पाथ निकाल लो। तो आपने y1 y2 y3 करके yn हजारों का निकाल लिया और डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने, n कर दिया। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना आप एटम का बात, यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने लिया तो 4 यहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आप 1000 लोगे तो 1000 ले लो, 10,000 ले लो, लाख तो लाख ले लो। तो आपने क्या करा, पहली बात पाथ लिया, नंबर ऑफ पाथ क्या ट्रेवल लिया, कितना पाथ कवर करा गया है, और उसका मीन से डिवाइड कर, मीन माने कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर एटम से डिवाइड कर दिया, ये नंबर ऑफ पाथ ट्रेवल। तो वहां से क्या निकल गया कि आप निकाले फ्री पाथ ऑफ एटम, लेकिन मीन निकाले, उसका एवरेज निकाले। हम लोग करते नहीं है कि किसी क्रिकेटर का, जैसा आप बोलते हैं कि आज मैंने, देखो मैं समझ रहा, आप अपने मान लो कहीं से मान लो जॉब कर रहे हो, है ना, और कोई मान लो डेली वेजेस में काम कर रहा है, तो बोलेगा मैंने आज जो ना 200 रुपया कमाया। सेकंड चीज, मैंने 50 रुपया मात्र कमाया। मान लो कोई इस तरह लेबर है जो काम कर रहा है, तो पहले दिन में 200 कमाता है, सेकंड दिन में 50 कमाता है, तीसरा दिन में मान लो वो 250 कमा लेता है। कितना कमा लेता है वो, 250 कमा ला। चौथा दिन में वो मेरा 100 कमाता है। तो आप चारों का एवरेज निकालोगे तो 200 और 200 400 500 और 600 निकल गया, ठीक है। तो 600 निकल गया, तो कितना दिन का निकाले, एक दिन का, 2 दिन का, है ना, 3 दिन, 4 दिन का, 4 ही दिन का हम लोग निकाले, मुझे उम्मीद है ना। 4 दिन का निकाले, 200 200 हो गया। और एक काम करते हैं यहाँ पे फिर से 200 लेते हैं, 5 दिन लेते हैं, ऑन एवरेज 200 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखो यहाँ पे 2 2 4 है ना, 5 6 7 8 आ जाएगा। तो टोटल हो गया मेरा 800, क्योंकि ये हो गया मान लो y1 y2 इस तरह ऑब्जर्वेशन ले लिए। और मीन तो 1 2 3 4 5 5 की, है ना, एक सेकंड, 8, हाँ, तो 1 2 3 4 5 मैंने लिया, है ना। अच्छा ठीक है ना, अब मेरा बात समझ गए कि नहीं। चलो मैं इतना कॉम्प्लेक्स क्यों ही बना रहा हूँ, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों, जब समझ लो 10 है, फिर 5 है, फिर आपका 15 है यहाँ पे, है ना, फिर आपका 15 है और फिर आपका 10 है। तो 1 2 3 4 है, तो कुल मिलाकर देखो 40 आ गया। 40 को 4 से डिवाइड करो तो 10 आ गया एवरेज, ये 10 आ गया एवरेज। तो ये 10 एवरेज आया ना, यही समझ लो मीन, मीन जैसे हम लोग निकालते हैं ना एवरेज निकालते हैं, उसी तरह यहाँ पे मीन प्री पाथ निकाले। क्लियर माय पॉइंट। तो कुल में देखो 10 20 और यहाँ 30 10 40 है, 40 से 4 ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस किए, तो मेरा 10 जो निकला ये बेसिकली क्या, दिस इज योर मीन प्री पाथ है, यानी कि एवरेज वैल्यू, दिस इज योर एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू यानी कि एवरेज कितना उसका बीच में डिस्टेंस है, उससे पता चलेगा कि दो एटम के बीच में कितना मीन डिफरेंस है। क्लियर। तो वो हो गया मेरा मीन प्रीपात। तो मीन प्रीपात को आप लोग ऊपर में लोगे और नीचे में क्या लोगे, डायमेंशन, कितना एरिया को कवर करे, उसका डायमेंशन क्या है, समझ में। स्पेयर है तो स्पेयर का वॉल्यूम निकाल लो, इस तरह से डायमेंशन उसका निकाल लोगे। तो उसका अगर, और अच्छा एक चीज कि सर अगर मैं ऐसा करता हूं, है ना, अगर मैं सर ऐसा करता हूं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक ये ले लिया रिजिड, ये मिट नहीं रहा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं ये बोलूंगा कि सर जी मैंने क्या करा, एक बार स्टडी करा और मेरा मीन फ्री जो कैन का वैल्यू है वो आ गया 0.01 से ज़्यादा आ गया, तो भाई यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम तो वैलिड नहीं करेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, ज़्यादा एरिया बढ़ाएंगे, ज़्यादा एरिया बढ़ाएंगे, डायमेंशन को बढ़ाएंगे। तो डायमेंशन को बढ़ाएंगे तो फिर बोलेंगे देखो नॉट्सन नंबर कितना आ रहा है, तो अब बोलेंगे नॉट्सन नंबर अभी भी मेरा 0.01 से ज़्यादा है, तो फिर एरिया को बढ़ाएंगे। तो अब बोलेगा हाँ अब नॉट्सन नंबर 0.01 से कम आ गया, तो बोलेंगे हाँ अब कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड है। तब हम लोग स्टडी को स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग हीट या एनर्जी का इंटरेक्शन देखेंगे और उसके वजह से उस सिस्टम के प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेज आ रहा है, उसके प्रेशर टेम्परेचर वगैरह में। क्लियर। तो यहाँ से हो गया मेरा क्या, इस तरह से मेरा नॉट्सन नंबर मेरा हेल्प करता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और क्या बताता है। अभी हम लोग जस्ट बात किए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में, है ना, पूरा का पूरा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ही चल रहा था। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक चीज मेरा देता है, वो क्या देता है, ये मेरा मेजरेबल और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन देता है, ये रिलेशन को स्टेब्लिश करता है। ये तो वही कहा गया, इट इज ऑल्सो हेल्प टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरेबल क्वांटिटी एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, मेजरेबल क्वांटिटी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। देखो मेजरेबल क्वांटिटी मतलब जिसको आप लोग मेजर कर सकते हो डायरेक्टली, जिसको डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइस,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये बोलेंगे कि सर जी प्रेशर को तो कैसे मेजरेबल क्वांटिटी है, कि तो ये प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया है, तो डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी कैसे हो गया, क्योंकि मुझे तो इसके लिए एरिया भी का भी जरूरत पड़ेगा, फोर्स का भी जरूरत पड़ेगा, तब जाके मेरा प्रेशर निकलेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ठीक है होता है, लेकिन एक बैरोमीटर नाम का चीज सुने होंगे, बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर किया जाता है। मोनोमीटर होता है, कई तरह का फ्लूइड में पढ़े होंगे, अलग अलग तरह का डिवाइस होता है प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो डिवाइस रहेगा तो डिवाइस से तो डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं ना, डिवाइस से भी डायरेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं वैल्यू को, इसलिए इसको कहा जाता है मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं डिवाइस के थ्रू। टेम्परेचर को थर्मोमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं, और वॉल्यूम को भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट कि कितना है ना। समझ आए, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, 4 kg 5 kg या वॉल्यूम जितने भी एरिया वगैरह दिया गया है अब निकल जाता है। और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी क्या होता है, जो किसी पे डिपेंडेंट रहता है, जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब क्या होता है नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। एंथैल्पी जैसे अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं आगे चलकर पढ़िएगा, एंथैल्पी क्या होता है, H इक्वल टू होता है U प्लस पी वी, वेयर H इज द एंथैल्पी और U होता है मेरा इंटरनल एनर्जी, क्या होता था मेरा इंटरनल एनर्जी हो जाता है, इंटरनल एनर्जी हो जाता है, और P हो जाता है मेरा प्रेशर, और V हो जाता है मेरा वॉल्यूम। तो मेरा इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम का एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटरनल एनर्जी को जोड़ के एंथैल्पी मेरा बनता है। अब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ये समझने के लिए कि अगर आप देखोगे तो जस्ट मैंने कहा कि एंथैल्पी तो मेरा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, तो ये H है, ये तो मेरा एंथैल्पी जो है वो मेरा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे। और मेरा इंटरनल एनर्जी रहे, प्रेशर रहे, वॉल्यूम रहे, ये सब का सब मेरा क्या है, डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी है। डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी क्योंकि सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है। इंटरनल एनर्जी यानी इंटरनल किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी करेगा तो इंटरनल एनर्जी वेरी करता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी प्रेशर का ही आपका, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता घटता है। उससे बात करेंगे प्रेशर का, वॉल्यूम का, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि यहाँ पे U और प्लस पी वी जो है ना, ये मेरा क्या है, U प्लस पी वी जो है ना, ये मेरा डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी है, यानी कि सिस्टम का प्रॉपर्टी है। सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या बताता है, स्टेट को बताता है। जैसे कोई मेरा सॉलिड में है, कोई मेरा लिक्विड में है, और कोई मेरा गैस में है। तो सॉलिड में क्यों है, क्योंकि इसका हीट जो है ना टेम्परेचर कम है। लिक्विड का टेम्परेचर का बात करेंगे तो ज्यादा कर दिए, गर्मी देने लगे तो लिक्विड हो गया, और टेम्परेचर को राइज कर दिए तो मेरा क्या बन गया, गैस बन गया। उसी तरह का इसका प्रेशर भी कुछ मेंटेन होगा, इसका वॉल्यूम भी वेरी करेगा, जैसे जैसे गैस होते जाएगा वॉल्यूम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सॉलिड में कम वॉल्यूम रहेगा, सामने सामने रहेगा, और हीट देंगे तो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, है ना, और गैस और हीट देंगे तो और फैलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा कि कोई भी स्टेट अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा आइस है, आइस पानी को आपने जमा दिया, इसका मतलब आपको समझ आ गया कि टेम्परेचर कम है, 0 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम भी बहुत ही सामने है ना। अलग बात है कि आइस जब जमता तो और एक्सपेंड कर जाता, उसका वॉल्यूम और फैल जाता। तो आपको ये भी समझ आया ना, क्योंकि आप देखते हो ना जब बर्फ जम जाता पाइप, तो पाइप फट जाता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया। तो यानी कि जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वो लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा, तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाए लेकिन वॉल्यूम मेरा ड्रॉप कर गया, वॉल्यूम क्या करेगा, मेरे ड्रॉप कर गया। समझे मेरी बात की नहीं, तो बहुत सारी चीजों में होता है। तो ये सब क्या होता है, सिस्टम का प्रॉपर्टी है जो समझा रहा है कि कौन सा स्टेट में है, कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में या गैस में है। तो ये सब क्या होगा, मेजरेबल क्वांटिटी हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे H जो है वो मेरा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होता है ना, और U प्लस पी वी जो होता है मेजरेबल क्वांटिटी होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशनशिप मेरा दे रहा है मेजरेबल क्वांटिटी एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी के बीच में, मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी के बीच में ये मेरा रिलेशनशिप दे रहा है, कौन, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। समझ आया, ये चीज आपका हो गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत मुझे बताइए, ठीक है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, लेकिन ये कल डिस्कस करेंगे, कल करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, है ना। देखो मैं आज आप लोग का कितना टारगेट लिया था कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है। प्रॉपर्टी अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम में बताऊंगा, है ना, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी, फिर इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वगैरह, फिर स्टेट हम लोग आगे चलेंगे। तो टारगेट था आप लोग को स्टेट भी बताना, है ना, फिर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम वगैरह बना, यहाँ तक बताना था, ये क्लास लेना था। लेकिन आप लोग टाइम इतना कम आप लोग के पास है कि बहुत कम मुझे मिल रहा है। सर एंथैल्पी को एक्सप्लेन के साथ समझा दीजिए प्लीज। एंथैल्पी अभी हम लोग बाद में समझेंगे, है ना, ये पूरा सेकंड लॉ में समझेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। अभी एंथैल्पी समझना नहीं है, बस एंथैल्पी समझ लो कि ये एनर्जी होता है। एंथैल्पी इज एन एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या होता है मेरा, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, क्लियर। और ये हीट की तरह बिहेव करता है।
जिस तरह हीट होता है उष्मा होता है, इसी तरह इसके अंदर भी एनर्जी रहता है, हीट रहता है। तो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है, ठीक है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है मेरा एंथैल्पी, इतना समझो। और ये मेरा अभी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, कितनी जो भी एनर्जी होता है, देखो एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब का सब मेरा एनर्जी है, ये सब का सब मेरा क्या होता है, एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी होता है, कोई भी एनर्जी जो होता है, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, है ना, एंथैल्पी H=U+PV, एंट्रोपी, एंट्रोपी तो चेंज इन एंट्रोपी हम लोग लेते हैं ΔQ/T। तो ये सब देख सकते हो, डिपेंड करता है ये मास पे, वॉल्यूम पे, mgh जो है ये मेरा हाइट पे, ग्रेविटी पे, मास पे। अगर बात करेंगे H=U+PV तो इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम पे, DS हीट एंड टेम्परेचर पे। तो सब मेरा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है, आपका किसी और पे डिपेंड मेरा यह कर रहा है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। सर रसी H+U+PV में कंट्रोवर्सी हो रही है, मेजरेबल नॉन मेजरेबल कैसे हुआ? बिल्कुल देखो डियर, कोई दिक्कत नहीं, H=U+PV। एक चीज मुझे बताओ, मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मैं आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि जब हम लोग हीट देते हैं तो हीट से ΔQ=DU+ΔW हो जाता है। तो आपने मान लो हीट दिया, हीट से हम लोग करते हैं वर्क डन। तो जो वर्क डन मान लिया आपका 10 जूल का आपने दिया हीट, है ना, एनर्जी दिया, उसे 8 जूल का मैंने वो वर्क डन मुझे मिला, और 2 जूल मेरा नहीं कर पाया कन्वर्ट। तो ये हो गया क्या, सिस्टम पे ही रह जाता है, इसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ये क्या हुआ, ये मेरा कहा जाता है लो ग्रेड एनर्जी बोल सकते हो, क्योंकि ये लो ग्रेड इसको नहीं बोलते हैं, लो ग्रेड तो हम लोग हीट को बोलते हैं, इसको कहा जाता है लो ग्रेड एनर्जी, और वर्क को कहा जाता है हाई ग्रेड एनर्जी। ये सब मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा। माय पॉइंट इज कि जरूरी नहीं होता कि आप जितना हीट दोगे ना उतना वर्क डन कर लो, कुछ ना कुछ इनरिवर्सिबिलिटी के चलते, कुछ फ्रिक्शन लॉस के चलते सिस्टम में कुछ इंटरनल एनर्जी आ जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे मशीन चला है 2 घंटा के लिए, तो आप क्या देखते हो कि मशीन जो होता है ना वो कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। मशीन क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो गया, क्योंकि आपने उससे वर्क डन करवाया, आपने फ्यूल दिया, पेट्रोल दिया, और पेट्रोल से गाड़ी चला तो वर्क डन किया आपने हीट के, क्योंकि केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है पेट्रोल के अंदर, उसको आपने जलाया, हीट मिला, और हीट से वर्क डन हुआ, आपका पूरा चक्का चला, जिसकी वजह से आपका बाइक चला। लेकिन वहाँ पे इंजन गर्म भी हो गया, तो इंजन गर्म में हीट का ही लॉस हुआ ना, और कुछ हीट बर्बाद भी होता, वो क्या हुआ, वो इंटरनल एनर्जी है। ये समझ लो इस तरह से कि किसी भी चीज का हम लोग, इसीलिए लो ग्रेड एनर्जी कहा जाता है हीट को, क्योंकि कन्वर्जन 100% इसका नहीं कर सकते हैं। जैसे आप केला खरीदे, मैं बहुत बार एग्जांपल समझा था कि केला अगर आप 1 दर्जन खरीदते हो तो पूरा खा पाते हो, नहीं खा पाते हो। अगर आप मान लो 40 रुपया दर्जन आपने केला लिया, तो 40 रुपये में आप 30 रुपया खाओगे, 10 रुपया बर्बाद हो जाता है। या क्यों, क्योंकि आपने छिलका फेंकते हो। आप कहीं भी कुछ भी चीज़ लाते हो, है ना, घर में सब्जी वगैरह, तो चीज़ों को फेंकते हो, तो 100% यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। तो मेरा पॉइंट वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी, और ये बेसिकली टेम्परेचर होता है। अब समझो, अब इतना समझ गए, तो मैं ये कह रहा था कि H=U+PV में जो इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी होता है, इट्स अ डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी। इसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं हम लोग, प्रेशर को भी डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, और वॉल्यूम को भी डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। लेकिन एंथैल्पी को मेजर करने के लिए आपको यू पता होना चाहिए, प्रेशर पता होना चाहिए, और वॉल्यूम पता होना चाहिए। ये तीनों जब तक पता नहीं होगा आपको, लोग एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। इसी को क्या कहते हैं, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी में इसको बोल रहा हूँ, और इन तीनों को मैं बोल रहा हूँ मेजरेबल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मेजरेबल और नॉन मेजरेबल के बीच में रिलेशन दे रहा है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब समझ आया, बताइए, है ना। क्वेश्चन किसका आया था, आई थिंक आप समझ गए अमित। एंथैल्पी समझ गए, रस्सी आपको समझ आ गया, है ना। और अभी हम लोग एंथैल्पी को आगे बहुत समझेंगे। एंथैल्पी आप बोल रहे हैं ना डियर कि एंथैल्पी को एग्जांपल के सम समझा दीजिए, तो एंथैल्पी को अभी हम लोग समझेंगे पूरा। अभी सेकंड लॉ में पूरा एंथैल्पी पूरा मैं बताऊंगा। पूरा ओपन सिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, एंथैल्पी ही लेते हैं पूरा का पूरा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, उसका लंबा चौड़ा भी समझेंगे। आयुष क्या बोले, सर के लिए 0.01 लेने का कुछ स्पेशल रीजन है क्या? नॉटसन नंबर के लिए बिल्कुल लेना पड़ेगा आपको, के जो है ना ये लेना पड़ेगा। ये मीन फ्री पाथ जो भी आपका डायमेंशन अगर 1000 लेके चलते हैं ना, तो उसे हम लोग मान के चलते हैं कि 1 आपका मीन फ्री पाथ होता है, मोलिकुल्स के बीच में डिस्टेंस। अगर आप 100 डायमेंशन लेके चलोगे सिस्टम का, तो एक देखने मिलता है, इसका वैल्यू निकलता है 0.01। तो 0.01 आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए अगर मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड हो रहा तो नॉटसन नंबर कितना है, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम आपको बोलेगा डायरेक्ट। देखो एक चीज देखना कि भाई अगर बोलेगा कि बताइए
जो नॉड्सन नंबर है किसके लिए यूज किया जाता है? तो सबसे पहली बात आपको आंसर देना है, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं आपके मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए। ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हेल्प करता है। इसके अलावा नॉट जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम किसके लिए वैलिड है? तो नॉड्सन नंबर 0.01 से कम के लिए, ज्यादा के लिए वैलिड नहीं होता है। अब इसको ये बनाना पड़ता है, ये 0.01 जो ज्यादा है उसको कम करना पड़ता है। इसलिए क्या कर सकते हो आप, सिंपल, अगर आपको इसको क्या करना है, कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स को सामने सामने लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाओ। आप पास तो नहीं ला सकते गैस का पार्टिकल को, लेकिन जो डायमेंशन ऑफ द सिस्टम है इसको ज्यादा लो। मतलब मैंने कहा ना कि आपने 10 आदमी के बारे में बिहेवियर पता किया, मान लो वोटिंग हुआ 10,000 में, तो 10,000 में आपने लिया 100 बच्चा का, तो सही रिजल्ट नहीं मिला, तो अब 200 बच्चा का लो, फिर 400 बच्चा का लो, 1000 बच्चा का लो, तो आप क्या करोगे, डायमेंशन को बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे, ज्यादा गैस पार्टिकल को लोगे। करेक्टर मिला सही। नॉड्सन नंबर से पता करो कि जब ज्यादा डायमेंशन लिए, क्या नॉड्सन नंबर मेरा 0.01 से कम आ रहा है? सर नहीं आ रहा, अभी भी ज्यादा आ रहा है, तो और ज्यादा लो और एरिया को बढ़ाओ। हाँ सर अब आने लगा मेरा कम, यानी अब ठीक है, अब मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड है, तो अब उसके बारे में क्या करते हैं, उसमें एनर्जी का इंटरेक्शन करके चेंजेस देखते हैं, बिहेवियर का पता करते हैं। क्लियर, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम? चलो अमित क्लियर है। आयुष आपको समझ आया कि नहीं, आप एक बार मुझे कल क्लियर करिए, है ना। आयुष आप मुझे बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको समझ आएगा कि उसमें मैं हीट इंटरेक्शन करके चेंजेस देखने को मिलेगा कि नहीं, नहीं तो बर्बादी हो जाएगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा, आपका कहाँ नहीं काम आएगा। क्लियर, चलिए क्वांटिटी ऑफ मैटर को इंक्रीज करेंगे, यस यस, क्वांटिटी ऑफ मैटर को इंक्रीज करेंगे, वही बात है डायमेंशन, डायमेंशन में कितना एरिया पे आपने क्वांटिटी ऑफ मैटर लिया है, तो वो अगर आपका नॉड्सन नंबर के का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ज्यादा मतलब कि गैप ज्यादा है, क्या है मेरा गैप ज्यादा है, ज्यादा अगर बढ़ा है, भाई के का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब मीन परिपात ज्यादा होगा, तभी तो ये के का वैल्यू ज्यादा होगा। मीन परिपात मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर है, ज्यादा दूर दूर है, यानी कि और क्या होगा, के का वैल्यू कब ज्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली है, मतलब ये मेरा कम होगा, ये कम होगा, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, डायमेंशन आप छोटा जगह पे लियो, इतना ही छोटा मॉलिक्यूल लियो, कम एरिया में आप लियो, तो आप क्वांटिटी ऑफ मैटर को बढ़ाओ, तो जैसा आप इसको बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो ऑटोमेटिकली के का वैल्यू घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली है ना। या फिर मीन परिपात ऑटोमेटिक जैसा आप बढ़ाओगे तो ये घटने लगेगा, ये घटेगा कैन भी घटेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ तक, तो वही हम लोग करेंगे। अगर कैन ज्यादा होगा तो एरिया बढ़ाते रहो, ऑटोमेटिक जब कैन का वैल्यू घट जाएगा तो आप उसमें फिर हीट इंडक्शन करके आप चेंजेस जो भी करना थर्मल स्टडी कर सकते हो, चेंजेस वगैरह देख सकते हो। क्लियर, चलिए ओके डियर, चलिए सभी को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। सिस्टम का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है ना, उसको क्यों पॉइंट फंक्शन कहते हैं, वो क्या किसी स्टेट के बारे में कैसे डिफाइन करता है ना। फिर हम लोग समझेंगे कैसे एग्जांपल के थ्रू किसको बोलेंगे सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, ये समझेंगे, है ना। फिर मैं आपको बोलूँगा इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, इसके अलावा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट के बारे में, कि आखिर स्टेट होता है ना, कोई भी स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस है, आखिर ये स्टेट बोलता क्या है, स्टेट निकालते कैसे हैं, है ना। तो ये सब समझेंगे, अलग अलग तरह का स्टेट समझेंगे, है ना, अलग अलग तरह का स्टेट प्रोसेस, बहुत सारा ढेर सारा स्टेट मिलकर प्रोसेस मेरा बताता है, ये स्टेट मिलकर प्रोसेस मेरा बनता है ना, कि इस प्रोसेस के थ्रू आपका खीर बनेगा। लेकिन उस प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग स्टेट होता है, कि पहले चीनी लो, दूध लो, खीर लो, चावल लो, उसको पकाओ, गैस को ऑन करो, अलग अलग स्टेट होता है, तब जाके एक प्रोसेस के थ्रू आपको मिलता है। एक प्रोसेस होता है पूरा पढ़ने का, लेकिन प्रोसेस होता है क्या, कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको जॉब लगा, ये प्रोसेस हो गया कि मैंने इस प्रोसेस से अपनाया था। लेकिन अलग अलग इंटरमीडिएट स्टेट आता है, कि एक स्टेट ऐसा आया कि मुझे टफ लग रहा था, फिर मैंने उसको क्रैक किया, फिर आगे चलकर मैं जीएस को क्रैक करा, फिर टेक्निकल को क्रैक करा, फिर मैं टाइम मैनेजमेंट करा, टेस्ट लगाया, तो वो अलग अलग स्टेट मिलके प्रोसेस बनाता है। अब ये कई तरह का प्रोसेस होता है ना, ये सबको मैं बताऊंगा आप लोग को, नॉन फ्लो प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, आपका इसके बाद बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। इसके अलावा आइसोकोरिक, आइसोबारिक, वो तरह प्रोसेस के बारे में समझेंगे। सर रोज मिनिमम 2 आवर का क्लास लीजिए, बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि आप लोग का हो जाता नाइट, और अभी हो गया आप लोग का 11 बजने वाला अब, ठीक है। तो इसीलिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को मैं क्लास जो है 9 बजे से करने वाला हूँ, 9 PM से मैं आप लोग का क्लास लूँगा, तो 9 से लेकर 11 तक लूँगा, तब जाके आप लोग का जल्दी खत्म होगा क्लास, नहीं तो सिर्फ थर्मो को पढ़ते पढ़ते आपको 1 महीना लग जाएगा। सर डायमेंशन ऑफ सिस्टम मीन्स उसका वॉल्यूम हो सकता है, ये बिल्कुल बिल्कुल, डायमेंशन मतलब वॉल्यूम को बढ़ाते जाओ, ज़्यादा क्वांटिटी में आप लो, डायमेंशन मतलब वही का बात करा, वॉल्यूम का ही बात करा। क्लियर, जब ज़्यादा एरिया को लो, जैसे मान लो मेरा ये है गैस, में इतना छोटा कंटेनर में गैस को भरा हूँ, इस परफ्यूम को मैं बिहेवियर पता करना चाहता हूँ, हीट दे के क्या चेंजेस वगैरह आ रहा है, इससे मुझे पर्टिकुलर नहीं पता चल पा रहा है, तो मैं वॉल्यूम को बड़ा करूँगा, डायमेंशन को बड़ा करूँगा, इतना बड़ा कोई सिलेंडर लूँगा, उससे नहीं बड़ा तो इतना बड़ा लूँगा, तो बड़ा करते जाएंगे, जिससे मुझे बेटर जो है मिलेगा।
तो 2 आर के लिए आप लोग सभी बच्चे अगर रेडी हैं तो बताइए, मैं 9 बजे से आप लोग का क्लास कर दूं हमेशा के लिए 9 बजे से। तो 9 से लेकर 11, अगर जरूरत पड़ेगा तो 11:30 भी लेंगे और आप लोग का हो जाएगा काम। फिर तब बहुत अच्छे तरह से आप लोग का 2 घंटा काफ़ी सफिशियंट टाइम हो जाता है। समझ आया? बताइए, एग्री ना? सारे बच्चे एक बार बोलिए तो एग्री कितने बच्चे हैं, है ना? ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, है ना? गुड बाय एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छी तरह पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से। मैं कल क्लियर करवा दूंगा आप लोगों को, राइट? ओके डियर, ओके। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके अंकिता, गुड नाइट। यू मोस्ट वेलकम। गुड नाइट पंकज, गुड नाइट गगन। गुड नाइट राकेश। गुड नाइट अमरजीत। गुड नाइट शालिनी। गुड नाइट सचिन। हो गया, सारे बच्चे बोल दिए गुड नाइट? और कोई छूट गया क्या, बताइए? ओके।